हेलो नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, स्वागत की अगली कड़ी में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश। हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं उत्तरी मैदानी प्रदेश। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? उत्तरी मैदानी प्रदेश। कहाँ है ये उत्तरी मैदानी प्रदेश? ये रहा, ये है अपना उत्तरी मैदानी प्रदेश। दोस्तों, उत्तरी मैदानी प्रदेश को मैंने 5 भागों में बांटा है, आपको पता है ना। यह है ए, इसे बोलते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। इसे बोलते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। बी, इसे बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान। सी, इसे बोलते हैं डी, निम्न गंगा का मैदान। और इसे बोलते हैं असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5। और टॉपिक क्या चल रहा है? सतलज यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। अपनी हेडिंग क्या रहेगी दोस्तों? अपनी हेडिंग रहेगी सतलज यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। सतलज यमुना गंगा, सतलज यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश, ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश, ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया? इसके अंदर हमने ए पार्ट पढ़ लिया। ए का नाम क्या था? ए का नाम था दोस्तों पंजाब हरियाणा का मैदान। ए का नाम क्या था? पंजाब हरियाणा का मैदान। अब बी सी और डी उसको साथ पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे इसको। बी का नाम क्या है? बी का नाम है उत्तरी गंगा का मैदान। बी का नाम है उत्तरी गंगा का मैदान। सी का नाम है मध्य गंगा का मैदान। और डी का नाम है निम्न गंगा का मैदान, या दक्षिण भी बोल सकते हैं पर निम्न कहो आप, निम्न गंगा का मैदान। तो दोस्तों, अपनी हेडिंग क्या रहेगी? उत्तरी, मध्य व निम्न गंगा का मैदान। हेडिंग क्या है दोस्तों अपनी? उत्तरी, हेडिंग लगाओ आप सभी, उत्तरी, मध्य व निम्न गंगा का मैदान। ये अपनी हेडिंग रहेगी दोस्तों, ये हेडिंग रहेगी। और इसको इतना खतरनाक तरीके से हम पढ़ेंगे दोस्तों कि आप आपकी जिंदगी में याद करोगे, आप आपकी जिंदगी में याद करोगे। तो नेक्स्ट, मेरे को आपने सुना होगा दोस्तों, भाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, बांगर, खादर, गोखुर, डेल्टा, रहे, बूढ़, ये क्या है? ये हम अब पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। आपने आपके जीवन में खूब पढ़ा है, किताबों के रट्टा मारा है, बाबर, खादर, बांगर, डेल्टा, रहे, बूढ़, कलर, लेकिन कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा आपके। मुझे पता है मेरे ही पल्ले नहीं पड़ा, पर मैंने साले को अंडरस्टैंड तरीके से पढ़ा और मेरे को आज याद है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा प्यारे दोस्तों, मैं आपको आज कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा। भाई किसके बाद क्या आता है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सीखेंगे, लेकिन सबका ध्यान बोर्ड पे चाहूं मैं, आपका ध्यान कहीं नहीं भटकना चाहिए। नोटबुक को बंद करके बिल्कुल सबकी निगाह सामने। बिल्कुल दोस्तों, मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कमिटमेंट का पक्का हूं। मैंने बोल दिया ना, आपके समझ में आएगा तो पक्का आएगा मेरे लाल। आपको जीवन में भाबर, बांगर, खादर, तराई, बूढ़, रेह, कल्लर, डेल्टा, गोखुर, ये अगर आप भूल गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कभी नहीं भूलोगे। यदि मेरी क्लास आपने देख ली तो जीवन में कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे लाल आ जाओ, मैं नया पेज लूंगा और उसमें आपको सिखाऊंगा, है ना भाई। ये है अपना हिमालय पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश है रही है? हिमालय का नाम यहां लिख दो, हिमालय। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, बिल्कुल कतई जहर। ये क्या है? हिमालय पर्वत है क्या ये? हाँ पर्वत है फिर, ठीक है ना, ये पर्वत है, ये पर्वत हो गया हिमालय पर्वत।
हिमालय पर्वत के बाद में आप सबको पता है प्यारे दोस्तों, खतरनाक विद्वानों, नदी नदी निकलती है ना, तो सबसे पहले छोटी छोटी नदियां निकलती है, देखो ना, सबसे पहले छोटी छोटी नदियां निकलती है यहां से, आती है ना भाई, छोटी छोटी नदियां आती है, और छोटी छोटी नदियां आती है। इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे, सबसे पहले तो मोटे मोटे पत्थरों का निर्माण करती है। यहाँ पे होता है मोटे मोटे पत्थर, इतने मोटे भी नहीं, थोड़े छोटे कर देते हैं, अभी जगह नहीं मिलेगी अपने को। मोटे मोटे पत्थर हिमालय के पाद भाग में पाए जाते हैं या दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इस चित्र को आपने यदि ध्यान से देख लिया तो जीवन में वापस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूं मैं। फिर ये छोटे पत्थर, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहे हो साहब, लेकिन ध्यान आपका बिल्कुल यथावत बना होना चाहिए, बिल्कुल यथावत बना होना चाहिए। इसका मतलब आपके ये समझ में आया क्या दोस्तों? सबसे ऊपर तो बनाया मैंने हिमालय, हिमालय के बाद में मैंने मोटे मोटे पत्थर बनाए, फिर छोटे छोटे पत्थर बनाए, है ना। इसी भाग को बोलते हैं भाबर। क्या नाम है दोस्त इसका? इसका नाम है, इस भाग का नाम है भाबर। भा, सही लिखो भाई, ये है भाबर। दोस्तों आपको सबको पता है कि हिमालय कितनी श्रृंखला में बना है? हिमालय 3 श्रृंखला में बना है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। आप सबको यह भी पता है दोस्तों कि उत्तरी हिमालय से यदि कोई नदी आएगी, उत्तरी हिमालय से यदि कोई नदी आएगी तो वो मध्य हिमालय को भी पार करेगी। उत्तरी से आ रही है तो मध्य हिमालय को भी पार करेगी और दक्षिणी हिमालय को भी पार करेगी। भाई वहां से पार करेगी तो छोटे छोटे, पहले तो मोटे मोटे, यहां तक कि पूरा कमरा है ना, इतने मोटे मोटे पत्थर भी पानी के बहाव से लुढ़क के आते हैं। और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जितना बड़ा पत्थर होगा उतनी दूरी कम करेगा, उतनी दूरी कम तय करेगा। क्या कहा मैंने? जितना बड़ा पत्थर होगा दूरी भी बिल्कुल कम तय करेगा, जितना छोटा पत्थर होगा दूरी भी ज्यादा करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक चीज और ध्यान से सुनो आप, जैसे गंगा नदी है, एक दिन में, गंगा नदी तो 12मासी नदी है भाई, गंगा नदी, अरे मेरे लाल, गंगा नदी 12मासी नदी है, तो वो तो 24 घंटा बह रही है, बह रही है ना। तो हिमालय से जब पानी आ रहा है, 3-3 हिमालय को पार करके आ रहा है, तो मोटे मोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, कई पत्थर आएंगे ना। तो आप तुलना करो, तुलना क्या करो, आप अपने मन में सोचो कि हिमालय पर्वत से गंगा नदी जब निकलती है तो कितने पत्थर लाती है एक दिन में? 150, 200, 1000, करोड़, कितने? अरे भाई बहुत सारे पत्थर लाती है यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? हिमालय से बहुत खूब अनगिनत पत्थर लेके आती है नदियां, अनगिनत लेके आती है। पर मैं केवल ये मान के चल रहा हूं कि गंगा नदी एक दिन में 100 पत्थर लेके आ रही है, सपोज करना समझने के लिए। गंगा नदी एक दिन में हिमालय पर्वत से अपने पानी के बहाव के साथ 100 पत्थर लेके आ रही है, ठीक है, एक दिन में 100, तो वो लाके यहां जम जाएगा। देखो उत्तर हिमालय में तो वो लुढ़कता लुढ़कता आ जाएगा, फिर इधर तो मैदानी भाग शुरू हो गए ना, हिमालय को पार करेंगे, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय, दक्षिणी हिमालय के बाद तो शिवालिक पर्वत है ना, शिवालिक पर्वत के बाद मैदानी भाग आ जाएगा। मैदानी भाग में लुढ़केगा नहीं भाई, वो पत्थर है ना, ऊपर से आया है तो वो लुढ़कना बंद कर देगा और यहाँ जम जाएगा। यदि गंगा नदी एक दिन में 100 पत्थर भी लेकर आ रही है तो रोज बह रही है वो, तो रोज 100 पत्थर आएंगे तो कितने पत्थर बन जाएंगे? यहाँ अनगिनत पत्थर बन जाएंगे। और मोटे मोटे पत्थर तो बिल्कुल हिमालय के दक्षिण में हिमालय की तरफ जम जाएंगे और छोटे छोटे पत्थर बिल्कुल थोड़े से आगे खिसक जाएंगे। और भी मोटा पत्थर होगा तो इस ढेर से, इस डुगली से, जिसे मतलब क्या बोलते हैं, इस स्तंभ से साइड में लुढ़क जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हिमालय के जस्ट दक्षिणी हिमालय के जस्ट पाद बिंदु में मोटे मोटे और छोटे छोटे पत्थरों का जो जमाव होता है उसे हम भाबर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में समझो, जैसा कि मैदानी प्रदेश और हिमालय पर्वतीय प्रदेश दोनों का जो मिलन बिंदु है, दोनों जो जहां जुड़ते हैं उसे भाबर कहते हैं। देखो ये नीचे हिमालय का वो
मैदानी भाग शुरू हो जाएगा और ऊपर हिमालय पर्वत है, ऊपर तो हिमालय पर्वत है और नीचे मैदानी प्रदेश हो गया, तो दोनों जहां मिलते हैं ना उसे बोलते हैं भाबर। ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहां से नदी आ रही है, गंगा नदी। कौन सी नदी आ रही है भाई? गंगा नदी आ रही है ना? गंगा नदी ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, प्यारे विद्वानों, प्यारे साथियों, आप आपके जीवन में नहीं भूल पाओगे कभी भी, ये मेरा दावा रहा। ठीक है, फिर आगे जाके ये नदी एक डेल्टा में, मतलब नदी आगे जाके बिल्कुल छोटी छोटी शाखा में बढ़ जाती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा बिल्कुल लास्ट में होता है भाई। देखो ये डेल्टा गणित के त्रिभुज आकृति में बना होता है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। गणित की त्रिभुजाकार आकृति में है, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम डेल्टा कहेंगे यार। क्या कहेंगे भाई? इसे डेल्टा कहेंगे, उसे भाबर कहेंगे। एक बात और सुनो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये नदी, इसको ये है भाबर, तो भाबर में तो पहाड़ है, ये छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ पत्थर पड़े हुए। हिमालय से जो नदियां आ रही है और आप ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे हो, तो भाबर की जगह में आपको नदी दिखेगी नहीं। वह वह स्थान जहां नदियां प्राय विलुप्त सी हो जाती है, उसे भाबर कहते हैं। समझ में आया? देखो नदियां जब पत्थरों में से रास्ता बना के आ जाएगी ना यार बाहर, तो यहाँ नदियां कहाँ दिखेगी? पत्थर उसको ढक लेंगे नदी को, उसी जगह को भाबर कहते हैं। और हाँ, एक बात और सुनो, इस पत्थरों के बीच में से जब पानी बह के आता है, नदी का जल बह के आता है, तो वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है ना, आपस में घिसते हैं, रगड़ मारते हैं। उसे बोलते हैं रगड़। रगड़ से मतलब वो नहीं, रेत, छोटी छोटी मिट्टी बनती है, तो पत्थर जब आपस में टक्कर करते हैं तो वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और वो टुकड़ा इतना बारीक होता है कि वो रेत बन जाती है। तो भाबर के जस्ट बाद में यदि पानी, जल और मिट्टी को मिला देते हैं तो वो दलदल नुमा आकृति बन जाती है ना, उसे बोलते हैं तराई। यहाँ पे दलदल नुमा आकृति है भाई, यहाँ पे दलदल नुमा आकृति है, उसे बोलेंगे तराई। क्या बोलेंगे रे? इसे बोलेंगे तराई। दलदल नुमा आकृति है यहाँ पे, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे तराई। तराई समझ में आया क्या? भाबर के बाद में जब नदियां विलुप्त सी होके बाहर निकलती है और नदी के जल में मिट्टी के बारीक कणों को मिला देते हैं, तो वो दलदल नुमा नहीं होता है क्या? जिसमें पानी भी रहे, गारा भी रहे, तो बात दलदल हो जावे ना, बिना कीमत तराई। तो तराई कहाँ होती है? भाबर के बाद में होती है। सबसे पहले हिमालय पर्वत, के बाद भाबर, भाबर के बाद तराई। अब आ जाओ मेरी बात सुनने के लिए वापस। मित्रों, आप सबको पता है कि कहीं भी बाढ़ आएगी, तो बाढ़ तो ऐसा तो नहीं है कि हर बार बाढ़ आवे। सपोज करना, पहले ये बताओ आप सभी मेरे को कि गंगा नदी, नदियाँ कोई सी भी है, XYZ, तो नदियों में सर्वाधिक पानी या सर्वाधिक जल कब होता है, किस समय में होता है? आपको पता नहीं है ना, मैं बता दूं क्या? आप कहोगे बरसात के समय सर्वाधिक जल होगा। नहीं लाल, बरसात से पहले जब गर्मियां पड़ती हैं, जून जुलाई के महीने में, जून के महीने में गर्मी पड़ती है, तो नदी के अंदर पानी भी खूब होगा, सीधी बात। और जून जुलाई के समय बरसात आती है, यदि पानी का बहाव भी तेज है और बरसात भी आ गई किसी भी पार्टिकुलर स्थान, जैसे कि गंगा नदी प्रयागराज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, इधर कन्नौज वगैरह बहती है ना, तो एक सपोज करो प्रयागराज में बरसात खूब हुई, दबा के बरसात हो गई, तो प्रयागराज में पार्टिकुलर बाढ़ आ जाएगी। ये प्रयागराज है, तो यहाँ पे बाढ़ आ गई, तो ये पानी पहले तो अपने रास्तों से बह रहा था ना, तो पानी का बहाव एक बार के लिए थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। क्यों गया रे? ये इसीलिए गया कि गर्मियों में बर्फ पिघल रही थी, बर्फ पिघली तो नदी में पानी बहुत ज्यादा था, और जून जुलाई का महीना था। जून जुलाई के महीने में आपको पता है बरसात आती है, वर्षा होने के कारण प्रयागराज में बाढ़ आ गई।
और पहले पानी ऐसे बिल्कुल बह रहा था, वो पानी नदी के किनारे को पार करके थोड़ा बाहर चला गया ना। नदी के किनारे को पार करके थोड़ा बाहर चला गया। तो प्यारे लाल, ये पानी बाहर गया है तो मिट्टी भी साथ में जाएगी क्या? आप कहो जाएगी। दोस्तों, जब पानी बाहर जाता है तो पानी के साथ मिट्टी भी तो बाहर जाएगी ना। और वो मिट्टी बाहर जाएगी तो मिट्टी तो भारी होती है, बाहर जाने के बाद मिट्टी यहाँ पे जम जाती है नीचे। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं जलोढ़क मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़क मिट्टी। इसे बोलते हैं पुरानी, बोल देते हैं भाई, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़क पुरानी जलोढ़क मिट्टी। पुरानी जलोढ़क मिट्टी का एक नाम है दोस्तों, वो नाम एग्जाम में हर बार आता है, और उसका नाम बता दूं मैं आपको, बांगर। क्या नाम है? बांगर। क्या नाम है दोस्तों? बांगर। देखो, कभी भी नदी में बाढ़ आती है तो एकदम पानी बाहर जाता है, और पानी बाहर जाता है तो मिट्टी भी बाहर जाती है, और वो मिट्टी बिल्कुल नीचे जम जाती है, बाहर जाके जम गई। और आपको पता है बाढ़ भी हमेशा नहीं रहता है, एक समय के बाद बाढ़ भी बंद हो जाएगा। 10 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा, महीना रहेगा, साला महीने बाद वापिस ये पानी अपने रूटीन मार्ग में आ जाता है। और ये मिट्टी गई थी बाहर, वो मिट्टी वहीं जम जाएगी। वो जो मिट्टी बाहर जमी है ना, इसलिए उसे बोलते हैं बांगर। जो मिट्टी ये हमेशा जाती नहीं है, पुरानी हो गई तो साल 2 साल बाद में तो ये पुरानी कहलाएगी ना। पुरानी मिट्टी है और मिट्टी ने जल को ओढ़ लिया, इसलिए बोलते हैं पुरानी जलोढ़क मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़क मिट्टी को हम क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़क मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी नदी बह रही है तो लहरों के द्वारा पानी बाहर जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, वो हर साल जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल इधर से कोई मिट्टी आ रही है तो ऊपर से मिट्टी आई तो वो यहाँ आ गई, यहाँ के बाद यहाँ आ जाएगी, यहाँ के बाद यहाँ आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि ये मिट्टी ऊपर वापस चली जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो ये हर साल बदल रही है, हर साल नई हो रही है, नई, बिल्कुल नई हो रही है। तो इसे बोलेंगे नवीन जलोढ़क मिट्टी। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोलेंगे नवीन जलोढ़क मिट्टी। क्या कहेंगे? नवीन, नई हो रही है ना भाई हमेशा। ये तो हमेशा, बाढ़ तो आपको पता है हर साल नहीं आता है, बाढ़ के द्वारा पानी बाहर जाता है, मिट्टी वहां जम जाती है, 1 महीने बाद वापस पानी अपने रूटीन मार्ग में आता है। तो वो मिट्टी जो बाहर जम गई थी ना, उसे कहेंगे बांगर कहेंगे, और नाम है पुरानी जलोढ़क मिट्टी। ठीक है। और ये है नवीन जलोढ़क मिट्टी। नवीन जलोढ़क मिट्टी का नाम क्या है? नवीन जलोढ़क मिट्टी का नाम है दोस्तों खादर। क्या नाम है? खादर। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खादर। ये खादर और बांगर दोनों उपजाऊ मिट्टियों में काउंट होती है। आप सबको बता दूं दोस्तों, बांगर की तुलना में खादर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि मेरे लाल, खादर तो अंदर है, और खादर में तो अनेक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह, जिप्सम वगैरह जो भी चाहिए ना पेड़ पौधे को, उपजाऊ तत्व है मिट्टी में, तो हर साल चेंज होते हैं ना ये तो। ठीक है। तो ज्यादा उपजाऊ होती है खादर, और खादर की तुलना में बांगर थोड़ी कम उपजाऊ होती है। ठीक है। ये हो गया अपना भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर, बांगर के बाद खादर। अब एक चीज और सुनो, जब पानी का बहाव आ रहा है, मैं पानी की बाल्टी को जब फर्श पे गिराता हूं तो मैं स्पीड से गिराता हूं। ऐसे फर्श पे मैं पानी की बाल्टी को गिरा देता हूं, तो पानी को मैं स्पीड से गिराऊंगा ना तो पानी बिल्कुल सीधा जाएगा। आप सबको पता है पानी बिल्कुल सीधा जाएगा। जब पानी का बहाव धीरे होता है, जब पानी का बहाव धीरे होता है तो पानी बिल्कुल जिगजैग रूप में घूमता हुआ आगे की ओर गमन करता है। यदि पानी का बहाव तेज है, क्या कहा मैंने? यदि पानी का बहाव तेज है तो पानी जिगजैग रूप में नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि इसके अंदर पानी का बहाव तेज है और बाढ़ आ गई तो ये घुमाव को, ये मोड़दार है ना, नदी के मार्ग में जो घुमाव है, ये मोड़ है, इस मोड़ में न जाके नदी सीधा प्रवेश कर जाएगी। ऐसे ऐसे सीधा प्रवेश कर जाएगी और इधर की मिट्टी को इधर डाल देगी, इधर की मिट्टी को इधर डाल देगी, और ये मोड़दार मार्ग को छोड़ के
अपना सीधा नया मार्ग बना लेगी, नया मार्ग बना लेगी, तो यह एक झील के रूप में बन जाएगी। ये एक झील के रूप में बन जाएगी। ये झील है अपनी गाय के खुर, गाय के खुर के समान झील है, इसलिए इसे बोलते हैं गोखुर झील। का नाम क्या हो जाएगा? गोखुर झील। गोखुर, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों गोखुर झील। मैंने क्या कहा? जब पानी का बहाव तेज होता है तो पानी बिल्कुल सीधा गमन करता है, और पानी का बहाव जब धीरे होता है तो पानी जिगजैग रूप में इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में गमन करता है। ये प्रैक्टिकली तौर पे आप सबको एक बार प्रयोग करके देख लेना है घर पे, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं इतना बता रहा हूँ तो मैंने तो खुद ने अनुभव किया है ना भाई। तो ये है गोखुर झील बन गई, गोखुर झील बन गई। और फिर नदी जब तटीय प्रदेश में जाती है तो बहाव कम हो जाता है, बहाव कम हो जाता है तो पानी, नदी का पानी छोटी मोटी अनगिनत शाखाओं में बढ़ जाता है, अनगिनत शाखाओं में बढ़ जाता है, तो वो गणितीय आकृति त्रिभुज के समान समुद्र में प्रवेश करता है, गणितीय आकृति त्रिभुज के समान प्रवेश करता है। उसी गणितीय आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहा दोस्तों मैंने? उसी गणितीय आकृति के त्रिभुज को हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने कहा? डेल्टा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने करा? इतिहास के जनक हेरोडोटस थे। दोस्तों मैं बता दूं पूरे इतिहास के जनक कौन है? एक विद्वान हुए, उसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस या हेरोडोटस एक ही बात है। तो हेरोडोटस ने एक नदी पड़ती है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। तो नील नदी का अध्ययन जब कर रहा था डोटस, उस समय डेल्टा शब्द की उत्पत्ति हुई। डेल्टा एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और डेल्टा की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने की? इतिहास के जनक हेरोडोटस ने की। किस नदी के संदर्भ में की? नील नदी के संदर्भ में की। तो प्यारे मित्रों, हमने भाबर पढ़ा, तराई पढ़ा, गोखुर पढ़ा, बांगर पढ़ा, रेह पढ़ा, कलर। अच्छा, रेह और कलर छूट गया इसमें। देखो रेह का मतलब क्या होता है मैं समझा दूं, आप आपके जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। रेह सुनो पहले तो आप सुनो रेह। पहले तो सुनो दोस्तों आप रेह। देखो जब बाढ़ आती है ना नदी में बाढ़ आती है तो पानी बाहर जाता है, पानी बाहर जाता है तो पानी के साथ में मिट्टी जाती है, और मिट्टी के साथ में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी जाते हैं। यदि आपका कभी मौका मिले भविष्य में हरिद्वार जाने का, तो गंगा नदी के दूरवर्ती इलाकों में जाके देखना। जहां गंगा नदी का प्रवाह हो रहा है ना, तो गंगा के दूर जाके देखना दोस्तों, गंगा के दूरवर्ती इलाकों में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर का जमाव होता है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जहां जमे होते हैं उसे हम बूढ़ कहते हैं। देखो जब बाढ़ आई और पानी इधर गया तो पानी के साथ पत्थर भी तो जाएंगे ना, जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे। तो वो पत्थर तो वही रह जाएंगे, और बाढ़ खत्म होने के बाद पानी वापस आ जाएगा और पत्थर यहीं जम जाएंगे, छोटे बड़े पत्थर। तो मित्रों बताओ इस पत्थरों को हम क्या कहेंगे? इस पत्थरों को हम कहेंगे बूढ़। क्या कहेंगे? बूढ़। ठीक है। और इसी की एक विशेषता और है। ये सारी विशेषता किसकी हो रही है? बांगर की हो रही है। किसकी हो रही है? बांगर की। तो बांगर की एक विशेषता और है दोस्तों। आप सभी को मैंने जब हिमालय पर्वत पढ़ाया था, तो हिमालय पर्वत पढ़ाने से पहले मैंने आपको वेगनर का सिद्धांत बताया था। वेगनर का सिद्धांत क्या कहता है कि हिमालय की उत्पत्ति तैतीस सागर के रूप में हुई है, यानी समुद्र के रूप में हुई है। तो मित्रों आप सबको पता है कि समुद्र तो खारा होता है यार, नहीं होता है क्या? होता है। तो समुद्र खारा होता है, और समुद्र या 33 सागर में 33 सागर के अवशेष के रूप में हिमालय बना है, तो हिमालय भी खारा होगा। आप कहोगे सर बात पची नहीं। प्यारे दोस्तों, जब हिमालय का विकास या हिमालय की उत्पत्ति समुद्र के द्वारा हुई है, समुद्री भाग से हुई है, तो समुद्र तो खारा होता है, हिमालय भी खारा होना चाहिए। मैं आज बता दूं दोस्तों, ये बात लीक मत करना, किसी को मत बताना हिमालय खारा है। मैं आज बता रहा हूं, गांठ बांध लेना आप, हिमालय खारा है दोस्तों।
उसको प्रूव करूंगा मैं। देखो हिमालय खारा कैसे है, जैसे कि वहां से बड़े बड़े हिमनद ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमालय से पिघल रहे हैं, तो हिमालय या हिमनद का पानी बह के नीचे आ रहा है ना, आ रहा है, तो वो किसी न किसी चट्टान, पहाड़ी, पत्थर, जो कि हिमालय का ही है वो सारे, हिमालय के पहाड़ी, हिमालय के पठार, हिमालय के पत्थर, हिमालय की मिट्टी, सबसे रगड़ के आएगा वो, सबको स्पर्श करते हुए पानी बाहर, पानी आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब हिमालय खारा है, तो पानी उसको स्पर्श करते हुए आ रहा है, तो पानी भी खारा हो जाएगा। किसका पानी? नदी का पानी भी खारा हो जाएगा। लेकिन आप मेरे को कहोगे सर गंगा नदी तो खारी नहीं है। मैं कहता हूं दोस्तों गंगा नदी खारी है। देखो गंगा नदी बहुत बड़ी है, और जैसे ये मेरे पास एक बोतल है, इस बोतल में पानी है, ठीक है, पूरी भरी हुई है बोतल, और इनमें एक चिमटी नमक डाल दिया मैंने, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया, और मैं आपको देता हूँ लो पियो। आप पियोगे, मेरे को कहोगे, मैंने पूछा बताओ कैसा है, तो आप क्या कहोगे? पानी तो मीठा है, बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ नहीं खारा है, आप कहोगे नहीं सर पानी तो बिल्कुल मीठा है, खारा नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो, मैंने पिया है, मेरी जीभ टेस्ट सही बताती है। मैं किसी भी रोग का शिकार, मैं किसी भी रोगी का शिकारी नहीं हूँ, मेरे पास कोई रोग नहीं है, मैं बिल्कुल स्वच्छ हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा अरे मैंने उसमें नमक डाला तो मुझे तो पता है ना दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये खारा है, और पीने वाला बोल रहा है कि खारा नहीं है, तो उसका प्रूफ करो। कैसे करेंगे? उसमें टेम्परेचर डालो आप फुल दबा के, टेम्परेचर डालोगे तो पानी पानी तो वाष्प बन के उठ जाएगा, और वो थोड़ा सा मैंने नमक डाला, वो नमक अंदर ही बच जाए। क्या कहा मैंने? किसी पानी पे मैं टेम्परेचर डाल रहा हूँ तो पानी तो वाष्प बन के उठ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा नमक बच जाएगा। तो उसको दिखाऊंगा, देख ले, बच गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब हिमालय से पानी बह के आ रहा है और बाढ़ के कारण पानी थोड़ा सा बाहर जाता है, बाढ़ हमेशा आती नहीं है, बाढ़ हमेशा नहीं आता है, पानी वापस अंदर आ जाएगा। फिर जो पानी बाहर गया था, वो कंकड़ पत्थर भी गए थे, पानी भी गया था, और पानी एक साल में सूख जाएगा। सूखने के बाद यहाँ पे सफेद सफेद परत जम जाती है, सफेद सफेद परत जम जाती है। इस सफेद परत को ही हम रह कहते हैं। इस सफेद परत को ही, अरे ये सफेद क्यों हुआ? क्योंकि ये भाई खारा है इसलिए सफेद हो गया। तो सफेद परत जम जाती है, सफेद परत जम जाती है, और इसी परत को हम क्या कहते हैं? इसी परत को हम रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रह। और इसी रह को हम राजस्थान में क्या कहते हैं? कल्लर कहते हैं, कल्लर। अरे लूणी नदी कौन बेवेगी? लूणी अजमेर की नाग पहाड़ी निकले, अजमेर के बाद नागौर जावे, नागौर पाली, पाली जोधपुर, जोधपुर बड़े बाड़मेर जालोर होते हुए बेवे कोने की। तो लूणी नदी के आजू बाजू में जाके देखना भाई, सफेद परत जमी होती है, क्योंकि लूणी में हमेशा पानी नहीं आता है, कभी कभार पानी आता है, वो बाहर जाके फैल जाता है और वापस सूख जाता है। सूखने के बाद जो सफेद सफेद परत जमती है, उसी परत को हम भारत के लेवल पे तो रह कहते हैं, और राजस्थान में उसे हम कल्लर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान में हम उसको कल्लर कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा बताओ, आपसे प्रश्न पूछेगा बताओ, भाबर, भाबर, बांगर, पर्वत, टेल्टा, इस सब को आप क्रम से जमाओ, तो सबसे पहले क्या आएगा? पर्वत आएगा, उसके बाद भाबर आएगा, भाबर के बाद तराई आएगी, तराई के बाद क्या आएगा? बांगर, बांगर के बाद खादर, खादर के बाद ये रेह और भूड़ तो आ सकता है भाई, है ना। रेह आएगा तो भूड़ नहीं आएगा, भूड़ आएगा तो रेह नहीं आएगा, फिर गोखुर झील भी आ सकती है, फिर डेल्टा अंतिम आएगा। इसका मतलब डेल्टा तो होता है सबके बाद, और पर्वत होता है सबसे पहले, पर्वत के बाद होता है भाबर, भाबर के बाद होता है तराई, तराई के बाद ये क्रम। बिल्कुल आप इसको देखो, एक बार समझो और बार बार रिवीजन करो इसका, है ना। तो मित्रों हम इसके बारे में डिटेल लिखते हैं, किसको क्या कहते हैं, किसकी क्या परिभाषा है, लेकिन ये चित्र आपके समझ में आया कि नहीं आया मित्रों? अब इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं, लिखते हैं। आ जाओ मित्रों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाबर। क्या पढ़ेंगे? भाबर। बताओ भाबर क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाबर। तो भाबर
मैंने आपको बताया है हिमालय पर्वतीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश जहां आपस में मिलते हैं उसे भाबर कहते हैं। सरल भाषा में हिमालय हिमालय पर्वतीय प्रदेश हिमालय पर्वतीय प्रदेश तथा मैदानी भाग तथा मैदानी भाग मैदानी भाग जहाँ मिलते हैं से भाबर कहते से भाबर कहते हैं। तो से भाबर कहते हैं। तो भाबर की एक परिभाषा और हो सकती है दोस्तों, यहाँ नदियाँ प्राय विलुप्त सी हो जाती है। अरे वो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर है, वहाँ नदी आएगी और हम ऊपर से देख रहे हैं तो नदी का पानी अपने को दिखेगा ही नहीं भाई। अरे नहीं दिखेगा यार, आप कितनी कोशिश कर लो। तो लिखो भाबर में भाबर में नदियाँ प्राय विलुप्त सी हो जाती है। भाबर में नदियाँ प्राय विलुप्त सी हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, एक और लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में कि जब नदियाँ हिमालय पर्वतीय प्रदेश से बहती हुई मैदानी भागों की ओर आती है तो अपने जल के साथ छोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी लेके आती है, और वो कंकड़ पत्थर हिमालय पर्वतीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में जहाँ जम जाते हैं उसे भाबर कहते हैं। या इसको और भी लिख सकते हैं, है ना भाई। दूसरी परिभाषा है हिमालय पर्वतीय प्रदेश से हिमालय पर्वत से नदियाँ अपने जल के साथ अनेक छोटे बड़े अनेक छोटे बड़े नदियाँ अपने जल के साथ अनेक छोटे बड़े कंकड़ पत्थर भी लेके आती है। क्या लाती है? कंकड़ पत्थर भी लाती है। कंकड़ पत्थर भी लाती है और दक्षिणी हिमालय के पाद, मतलब उसके पास में, दक्षिणी हिमालय के पाद या के दक्षिणी भाग में जमा करती है। यह कंकड़ पत्थरों का भाग ही भाबर कहलाता है। देखो यह जमा हुआ कंकड़ पत्थर ही क्या कहलाता है? ये जमा हुआ कंकड़ पत्थर ही भाबर कहलाता है। ये भाबर कहलाता है। ठीक है, तो भाबर के बाद में क्या होता है? तराई। तो तराई के बारे में हम अगले पेज पे लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखेंगे? तराई। तराई क्या है दोस्तों? जब नदियों का जल छोटी बारीक मिट्टी में घुल जाता है तो दलदली नुमा पदार्थ बन जाता है। जो दलदली भूमि बनती है उसे तराई कहते हैं। तो लिखो जब नदियों का जल बारीक मिट्टी में मिल जाता है तो दलदल नुमा
भाग का निर्माण होता है। दलदल में भाग का निर्माण होता है यह दलदलनुमा भाग ही तराई कहलाता है। यह दलदल नुमा यह दलदल नुमा भाग ही क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। तराई, दलदल नुमा भाग ही तराई कहलाता है। तो दोस्तों हमने भाबर पढ़ा, भाबर के बाद तराई पढ़ा, तराई के बाद हम पढ़ेंगे भादर। क्या पढ़ेंगे? भादर से पहले बांगर पढ़ लेते हैं। देखो, भाबर पढ़ लिया, भाबर के बाद तराई पढ़ लिया, अब पढ़ो आप बांगर। बांगर पढ़ोगे, बांगर किसे कहते हैं? किसी भी नदी में यदि बाढ़ आती है तो वो नदी अपने रूटीन मार्ग से थोड़ा दूर फैल जाती है। दूर फैल जाती है तो जल के साथ मिट्टी भी जाती है, मिट्टी भी जाती है, और वही मिट्टी जब जम जाती है उसी मिट्टी को हम कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या इसी का दूसरा नाम है बांगर। क्या है? इसी का नाम है बांगर। तो आ जाओ, बांगर क्या है भाई? अब क्या पढ़ रहे हैं हम? बांगर। बांगर के बारे में मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से। अब बांगर के बारे में हम लिखते हैं। बांगर क्या है दोस्तों? जब नदी में बाढ़ आती है, जब नदी में बाढ़ आती है और नदी का पानी, जब नदी में बाढ़ आती है और नदी का पानी, जब नदी में बाढ़ आती है और नदी का पानी नदी से दूर जाता है, नदी का पानी नदी से दूर भी जाता है, इसी पानी या इसी जल के साथ मिट्टी भी जाती है, किसी भी जल के साथ मिट्टी भी जाती है, और यही मिट्टी जब बाहर जाके जम जाती है तो इसी मिट्टी को, इसी जल के साथ मिट्टी भी जाती है, और यह मिट्टी जम जाती है। वहाँ जम जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इसे ही बांगर कहते हैं दोस्तों। और ये मिट्टी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है दोस्तों। क्या कहा मैंने? ये मिट्टी उपजाऊ होती है, बिल्कुल उपजाऊ होती है मित्रों। तो इसको हम देखो, ये जब नदी के आसपास में, आप सबको पता, मेरी बता दूं, मेरे गांव में एक तालाब है, उस तालाब से मैंने मिट्टी उठाई थी, हाथ से पावड़े से भरा, आज से 2-5 साल पहले, और खेतों में डाला था। क्यों डाला? क्योंकि वहाँ बाड़ा, जिसे गांव में बाड़ा बोलते हैं, नदी है ना, नदी छोटा नदी, छोटी नदी को गांव में बाड़ा बोलते हैं। तो नदी के द्वारा पहाड़ों से लाई गई मिट्टी वो इकट्ठी हो जाती है और वो उपजाऊ होती है। उसको खेतों में डालने से पैदावार बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि बांगर एक उपजाऊ है, बांगर भूमि उपजाऊ है, जो भी होती है। बांगर हो गया। इसी बांगर को नवीन पुराने लोग मिट्टी भी कहते हैं, लिख सकते हो। बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। सही है ना? तो अपना बांगर पूरा होता है इसी के साथ। अब हम देखेंगे बांगर के बारे में और क्या है भाई। देखो,
हम क्या पढ़ेंगे अब? ये भाबर हो गया, तराई हो गया और बांगर हो गया। अब बांगर के अंदर देखो आप, बूढ़ है और रह है, तो बूढ़ क्या होगा? बूढ़ होगा नदी के दूरवर्ती इलाकों में छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव बूढ़ कहलाता है। लिखो, बूढ़ कहाँ है भाई? बूढ़, बूढ़ किसी भी नदी के, लिखो, किसी भी नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में, दूरवर्ती क्षेत्र में छोटे छोटे, दूरवर्ती क्षेत्र में, दूरवर्ती क्षेत्र में छोटे छोटे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव ही बूढ़ कहलाता है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव ही बूढ़ कहलाता है, बूढ़ कहलाता है। सही है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? रह। अब हेडिंग लगाओ, रह क्या है? रह, रह मतलब वो होता है दोस्तों, मतलब जब बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो नदी से बाहर पानी जाता है और पानी साल 2 साल में सूख जाता है। फिर सूखने के बाद जो सफेद सफेद परत होती है ना, उसे हम रह कहते हैं। देखो, नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में, नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में सूखने के बाद, सूखने के बाद जो सफेद पत्ती, जो सफेद परत दिखाई देती है, जो सफेद परत, जो सफेद परत दिखाई देती है, जो सफेद परत दिखाई देती है, उसे रह कहते हैं। से रह कहते हैं। रह हो गया। के बाद क्या बचा अपना? के बाद देख लो इसमें क्या बचा जो, तो देखो, बाबर, तराई, बांगर हो गया क्या? हाँ, बांगर हो गया, खादर हो गया, रे हो गया, बूढ़ हो गया। अब बचा है बांगर। बांगर के बाद है गोखुर, और गोखुर के बाद बचेगा डेल्टा। होने वाला ये भाई, थोड़ा ये। अब तो आ जाओ, अब क्या पढ़ना है अपने को? खादर पढ़ना है। हेडिंग लगाओ खादर। क्या है भाई अब की बार हेडिंग अपनी? खादर। खादर को नवीन जलोढ़क मिट्टी भी कहते हैं। यह एक उपजाऊ मिट्टी है। खादर को नवीन, खादर को नवीन जलोढ़क मिट्टी भी कहते हैं। अरे नवीन क्यों कहते हैं रे? क्योंकि कहते हैं, क्योंकि यह हर वर्ष, क्योंकि यह हर वर्ष परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित, या हर साल नहीं आती है, हर वर्ष परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसे खादर कहते हैं। और खादर बांगर से भी महत्वपूर्ण है, और खादर सर्वाधिक उपजाऊ भूमि। खादर ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इससे उपजाऊ और कहीं नहीं है भाई। बांगर इससे कम होती है, खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो अपना बाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर हो गया, रेह हो गया, बूढ़ हो गया, और ये खादर हो गया। खादर के बाद गोखुर। गोखुर लिख लो एक बार आप। गोखुर क्या है? गोखुर झील। गोखुर झील मैंने समझा दी प्यारे दोस्तों, लेकिन और समझ लो आप। घर की तो बात है, आप
आप भी हमारे, मैं भी आपका, ठीक है। तो समझो आप इसको एक बार। जैसे गोखुर क्या है, किसी भी नदी में यदि पानी धीरे होता है तो पानी घूम घूम के जाएगा, आराम से बिल्कुल मस्ती से चलेगा। आज हमारे घर पे जब कोई लड़का लड़की स्कूल कोचिंग वगैरह कहीं जाता है, कॉलेज वगैरह जाता है, तो घर वालों का फोर्स नहीं होता है, तो आराम से मस्ती से कभी चाय की थड़ी में बैठ रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी फिल्म देखने जा रहा है, इधर उधर घूमता उबता आराम से एंजॉय करते हुए जा रहा है। यदि उसके ऊपर घर वालों का प्रेशर है, किसी की बाउंडेशन है, फोर्स है उसके ऊपर, तो बिल्कुल सीधा जाएगा वो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार नदी में पानी का बहाव तेज है तो सीधा जाएगा, और बहाव तेज नहीं तो वो घूमता हुआ जाएगा। यदि ये ऐसे नदी बह रही है, अभी ऐसे नदी बह रही है और पानी तेज आ गया, तो ये उधर नहीं जाएगी, फिर ये नदी सीधी बह जाएगी ऐसे, और ये जो बनेगा ना, इसे कहेंगे गोखुर। ये गाय के खुर के समान है, इसलिए इसे कहेंगे गोखुर, ठीक है। देखो देखो भाई, गोखुर झील क्या है। गोखुर झील के बारे में लिखते हैं, नदी जब अधिक प्रवाह के कारण अपने मोड़दार मार्ग या घुमाव को छोड़ के सीधा प्रवेश कर जाती है। देखो, कोई भी नदी कोई भी नदी कोई भी नदी जब अपने मोड़दार अपने मोड़दार या घुमाव के मार्ग को छोड़कर सीधा प्रवेश कर जाती है, सीधा प्रवेश कर जाती है, तो उसे सीधा प्रवेश कर जाती है, तो परिणाम स्वरूप एक झील का निर्माण होता है। तो परिणाम स्वरूप एक झील का निर्माण होता है। तो परिणाम स्वरूप एक झील का निर्माण होता है। एक झील का निर्माण होता है। इसी झील को क्या कहा रे? इसी झील को गोखुर झील कहते हैं भाई, बिल्कुल कहते हैं। इसी झील को अरे ये गाय के खुर के समान बन जाती है, इसलिए बोलते हैं गोखुर झील। इसीलिए इस झील को गोखुर झील कहते हैं। अब अंतिम बचा अपने, एक बचा है, दिखा दूं क्या आपको? ये बचा है, देखो, बाबर तराई बांगर खादर रह भूड़ गोखुर। अब बचा डेल्टा। क्या बचा है दोस्तों? अब बचा डेल्टा। डेल्टा देख लो एक बार, आ जाओ, हेडिंग लगाओ डेल्टा। क्या है दोस्तों डेल्टा? क्या है? जब नदियां तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, जब नदी अंतिम स्टेज पर होती है, तो उसका प्रवाह भी धीरे हो जाता है। धीरे हो जाता है तो उसका पानी या उसका जल अनेक छोटी बड़ी शाखाओं में विभक्त हो जाता है, छोटी बड़ी शाखा में बढ़ जाता है, और वो एक गणितीय आकृति त्रिभुज के समान समुद्र में प्रवेश कर जाती है। उसी गणितीय आकृति त्रिभुज को हम देखो दोस्तों, क्या लिखेंगे? जब नदी समुद्री तटों पर पहुंचती है, जब नदी समुद्री तटों पर पहुंचती है, तो प्रवाह धीमा होता है। उसका प्रवाह धीमा होने के कारण वह छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। छोटी छोटी शाखाओं में
बट जाती है, छोटी छोटी शाखा में बट जाती है। और ये छोटी छोटी शाखाएं गणित की आकृति त्रिभुजाकार बन जाती है। छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है जो गणितीय आकृति त्रिभुज के समान, जो गणितीय आकृति त्रिभुज के समान बनती है। इसी आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी आकृति को डेल्टा कहते हैं। इसी आकृति को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का सर्वप्रथम, डेल्टा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? डेल्टा शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति किसने की? इतिहास के जनक हेरोडोटस ने की। डेल्टा शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। अगले पेज पे लिखते हैं, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है रे? बताओ भाई। हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस ने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द दिया। डेल्टा शब्द दिया, वे उसको उत्पन्न किया। किस नदी के संदर्भ में किया? डेल्टा शब्द नील नदी के संदर्भ में किया। नील नदी के संदर्भ में किया। डेल्टा किस भाषा का शब्द है? डेल्टा ग्रीक भाषा का शब्द है। डेल्टा ग्रीक भाषा का शब्द है। तो प्यारे दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से, बहुत डीप तरीके से, बड़े खतरनाक तरीके से पढ़ा है। हिमालय पर्वत, भाबर क्या होता है, तराई क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? उसे हम खादर कहते हैं। और बांगर के अंदर हमने दो विशेषता पढ़ी है, एक पढ़ा रह और एक पढ़ा भूड़। इसके बाद गोखुर झील क्या होती है, उसके बाद डेल्टा क्या होता है, ये हमने अच्छे से पढ़ा है। इसके बारे में आपको बार बार रिवीजन करना है। दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे असम ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। अपना मैदानी प्रदेश को मैंने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमने पढ़ा पंजाब हरियाणा का मैदान, उसके बाद पढ़ा हमने उत्तरी, मध्य और निम्न गंगा का मैदान, और एक बचेगा अपना असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।